हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम इस वीडियो में एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक पे बढ़िया से न्यूमेरिकल करेंगे, जेई के लिए, नीट के लिए, 12th के लिए। आपको मजा आएगा। लेकिन उसको समझने से पहले हम एक कहानी समझते हैं। उस कहानी के बाद हम बात करेंगे कि हमें इस क्लास में करना क्या है। देखो, ये कहानी है एक बढ़िया से बच्चे राजू की। भाई ये राजू है, ये ना फिजिक्स की कोचिंग जाता था और उस फिजिक्स की कोचिंग पे सिर्फ 2 ही बच्चे आते थे स्टार्टिंग में। तो एक राजू आता था और एक आती थी रानी। चलिए बोला सर वाह, तो छोटे बच्चे हैं माफ कर दो इनको, ये राजू है और ये रानी है। अभी क्या होता है ना, राजू और रानी बढ़िया दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड है। अभी क्या होता है कि अगले दिन क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है और वो नया स्टूडेंट कौन है? वो नया स्टूडेंट है रागिनी। अब रागिनी के आने से राजू बड़ा खुश हो जाता है। अरे वाह, ठीक। तो अभी क्या होता है कि राजू कहता है रागिनी से, बोला मुझसे दोस्ती करोगी? अब रागिनी न्यू स्टूडेंट, रागिनी ने कहा हाँ क्यों नहीं। तो राजू की दोस्ती बढ़िया हो जाती है रागिनी से एक दिन में ही। इसके बाद ये रागिनी है। इसके बाद अगले दिन एक और न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है और वो है ऋचा। चलिए भाई, तो अगले दिन क्लास में ऋचा आ गई। अब राजू ऋचा से भी कहता है, बोला मुझसे दोस्ती करोगी? तो ऋचा भी कहती है, बोला ऋचा भी न्यू स्टूडेंट है ना। तो ऋचा ने कहा हाँ क्यों नहीं राजू, बोला बिल्कुल करेंगे, तुम कूल भी दिखते हो, मस्त एकदम। तो राजू ने ऋचा से भी दोस्ती कर ली। अभी क्या होता है, इतने में जो रानी का दिमाग खराब हो जाता है। बोला अच्छा राजू, तू तो बड़ा वो है। हाँ, बोला जो है पहले सिर्फ मैं ही तेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अब ये भी तेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये भी तेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो राजू कहता देखो रानी, तुम परेशान मत हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड रहोगी। ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। किसी के आने से हमारी दोस्ती थोड़ी ना जो है कम हो जाएगी। बात समझ लो। राजू कहता है ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, ये सारे देख रहे हैं, ये सारे मेरे दोस्त हैं और किसी के आने से हमारी दोस्ती पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। हम दोनों के बीच की जो दोस्ती है, ये इसके आने से इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस पे, और हम दोनों की जो दोस्ती है इसके आने से इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो ये जो कहानी है ना, इससे पहले तो आप ये बताओ, बोला राजू है तो बड़ा सयाना, रानी से जो क्या बात कर रहा है, बोला चाहे कोई भी आ जाए हमारी दोस्ती पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस कहानी से आप क्या समझते हो? तो ये जो कहानी है ना, यही कहानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई अगर एक सिस्टम में 2 चार्जेस हैं, Q1 और Q2, इन दोनों चार्जेस के बीच में मान के चलो अगर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, और अगर सिस्टम में कोई तीसरा चार्ज आ जाए Q3, तो इस Q2 पे भी फोर्स लगाएगा और Q1 पे भी फोर्स लगाएगा। लेकिन राजू के तरह ये चार्जेस कहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे 50 चार्ज क्यों ना आ जाए हमारे पास में, और चाहे सारे के सारे चार्ज चले क्यों ना जाए हमारे पास से, लेकिन हम दोनों के बीच में जो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ये 100 न्यूटन का फोर्स लगता रहेगा। ये जो फोर्स है, हमारी जो दोस्ती है, किसी के आने से या किसी के जाने से इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का बेसिस है, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फैक्ट है, और यही आज हमको पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसके न्यूमेरिकल करेंगे बढ़िया से। एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4। मजा आया? राजू बताओ, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि भाई राजू कैसा बच्चा है। हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना कि राजू कैसा बच्चा है, और अब मैं आपको बताता हूं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल को कैसे हिलाना है। बात समझ भाई? चलिए, तो आगे हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और बाकी के लेक्चर्स की जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन को ढूंढने में दिक्कत है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगी अगली वीडियोस की और पिछले वीडियोस की। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गई भाई कहानी। देखो, मान के चलो कि आपके पास 2 चार्जेस हैं, 2 चार्ज हैं, एक चार्ज है मान के चलिए Q0 और एक चार्ज है Q1। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा। ये लग रहा है मान के चलिए 100 न्यूटन का फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। चलिए ठीक है, मान लिया मैंने। ठीक, अभी क्या होता है कि Q1 पे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो कॉमन फोर्स है,
दोनों चार्जेस पे हमेशा कॉमन फोर्स लगेगा, तो इस पे लगा 100 न्यूटन और इस पे भी लगा 100 न्यूटन लग गया। चलिए अभी क्या हुआ कि सिस्टम में एक और चार्ज आ गया, एक और चार्ज आया, ये आ गया चार्ज Q2। अब Q2 और Q0 के बीच में भी फोर्स लगेगा, तो फॉर्मूला तो वही है, F इज इक्वल टू K Q0 इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मुझे यहां पे निकालना है तो F इज इक्वल टू K Q0 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आगे मान के चलो कि भाई 200 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हो गया कि Q2 के कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे लग रहा है 200 न्यूटन। अब फिर वही बात कि भाई मैंने कहा कि एक और चार्ज आ गया यहां पे Q3, अब Q3 और इनके बीच में अट्रैक्शन हो गया, तो मान के चलो कि इस पर Q0 पे इसके कारण भी फोर्स लग रहा है कितना, लेट्स से 500 न्यूटन। तो हम क्या देखते हैं कि भाई Q0 और Q1 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन ही रहेगा, Q0 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन ही रहेगा, Q0 और Q3 के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये 500 न्यूटन ही रहेगा। जैसे राजू ने सबके बीच में जो प्यार है, जो दोस्ती है वो मेंटेन करके रखी, लेकिन राजू की खुद की लग गई बैक, हाँ कि नहीं, जो है एग्जाम में वो खुद पीछे रह गया। क्यों? इन सबने मिलकर के राजू पर लगाया फोर्स, जिससे राजू को हो गई डिस्ट्रैक्शन और राजू हो गया फेल। अब दोबारा से इंतजार करेगा रागनी वागनी का, है कि नहीं? तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहां से आपको सीख मिल रही है कि भाई इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो 500 न्यूटन का ही है, ये 200 न्यूटन का ही है, ये 100 न्यूटन का ही है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली देखें कि भाई इस Q0 पर नेट फोर्स कितना हो गया, तो इस Q0 पर जो नेट फोर्स होगा इन सभी के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम। तो अगर मैं ये देखूं कि भाई, अगर मैं ये देखूं कि भाई इस पे Q0 पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसको मैं नाम दिया F0। अब फोर्स के बाद डायरेक्शन होती है तो इसलिए वेक्टर सम करना है। F0 इज इक्वल टू कौन कौन लगा रहा है, कौन कौन लगा रहा है, देखो जरा F0 Q0 पे किसने फोर्स लगाया, Q0 पे फोर्स लगाया F0 1 ने लगाया, तो इसको बोलूंगा फोर्स ऑन Q0, फोर्स ऑन Q0 बाय 1। जिसको पीछे लिखता हूं ना, प्रेयर में धक्का कौन देता होगा, पीछे वाला बच्चा। तो याद रख लो कि पीछे अगर 1 लिखा है तो Q1 के द्वारा फोर्स लगाया गया Q0 पे, तो उसको लिखा मैंने F01 वेक्टर प्लस। अभी देखो Q0 पे Q2 ने भी फोर्स लगाया, हालांकि Q2 पे भी लग रहा होगा, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हमने टारगेट करके रखा है कि भाई नेट चार्ज, नेट फोर्स पे कितना लगेगा। तो देखो जरा F02 बोला 2 ने भी लगाया, 0 पर 2 ने लगाया, तो यहां पे देखो 0 पर 2 ने लगाया प्लस और कौन लगा रहा है 0 पे, बोला 0 पे 3 भी लगा रहा है, 4 भी लगा रहा है, 5 भी लगा रहा है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई ये F0n, ये डॉट 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 करके चला जाएगा, तो F0n वेक्टर। बात समझ में आई? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या मैं कहूं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। जब एक सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस होते हैं तो किसी पर्टिकुलर चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है ये बाकी के सभी चार्जेस के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स का वेक्टर सम होता है। क्या कहा कि भाई इस Q0 पर जो नेट फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू दीज रिमेनिंग चार्जेस। बात समझ गए? Q0 पर जो नेट फोर्स लग रहा है ये Q1 के द्वारा, Q2 के द्वारा, Q3 के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम होता है, और ये हमसे कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दो बातें, हाँ ये कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन वाली बात है, और वो जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक, चलिए तो यहां से मैं क्लियर कर सकता हूं कि अगर मेरे पास एक सिस्टम में जो मल्टीपल चार्जेस है तो मल्टीपल चार्जेस के कारण एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो मैं इसको लिख दूंगा कि भाई फोर्स जो लगेगा एक चार्ज पे दैट विल बी F0 वेक्टर इज इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस ये इस तरह चलता चला जाएगा F0n वेक्टर। मतलब अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं सिस्टम के अंदर तो। ठीक, अभी देखिए जरा यहां पे समझो। अभी क्या होता है कि अगर मैं डेरिवेशन पर्पस के लिए कर रहा हूं और मैं चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझना चाहता हूं, तो मान के चलिए कि ये मेरे पास एक सिस्टम है। इसको ध्यान से समझना, बच्चे इसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये मेरे पास सिस्टम है। अब इस सिस्टम में एक चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज को मैं नाम दिया Q0। ठीक, अब इस सिस्टम में एक और चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को मैं नाम दिया
Q1। इस सिस्टम में एक और चार्ज रखा हुआ है, इसको मैं नाम दिया Qn। ठीक, चलिए अभी क्या होता है ना कि मैं इन सभी की पोजीशन बता देता हूं कि भाई इनकी पोजीशन कहां कहां है। तो मैं इनकी पोजीशन बताऊं तो जो Q0 है ये ओरिजिन से R0 डिस्टेंस पे है, इसकी पोजीशन क्या है R0 वेक्टर। ठीक, Q1 की अगर मैं पोजीशन बताऊं तो इसकी पोजीशन है R1 वेक्टर। इसी तरह से मैं Q2 मान लेता हूं इसको। चलिए इसके बाद मैं Q2 बता दूं इसको। तो अगर मैं Q2 की पोजीशन बताऊं तो Q2 की पोजीशन है यहां से ओरिजिन से R2 वेक्टर। अभी क्या होता है कि अगर मुझे Q0 पे नेट फोर्स निकालना है तो मैंने क्या किया कि भाई ये इन सभी चार्जेस को मैंने पॉजिटिव मान लिया। तो अभी देखो यहां से Q1 इस पे फोर्स लगाएगा, इसको नाम दिया F01 वेक्टर। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखना Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो उसको मैं नाम दिया F02 वेक्टर। इसी तरह से कहीं पे तीसरा चार्ज होगा Qn, तो Qn भी फोर्स लगाएगा और उसके बाद हम इस पे जो निकालेंगे दैट विल बी, ये जो रिजल्टेंट फोर्स जो निकलेगा, रिजल्टेंट फोर्स जो निकलेगा, रिजल्टेंट ये हो जाएगा आपका F0 वेक्टर। ठीक, चलिए हम इसको इस तरह से रिजल्टेंट निकालते हैं तो इस तरह दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी दिखाओगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए तो इस तरह से आप यहां से समझो। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जैसे कि अगर मैं इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस बताऊं, ये देखो अगर आप Q1 से Q0 की साइड जाते हो, कहां से कहां तक, Q1 से Q0, देखो अगर इस Q1 ने Q0 पे फोर्स लगाया ऐसे, तो आप कहां से कहां तक गए, Q1 से देखो जरा Q1 से Q0 की साइड, तो कैसे लिखोगे, ये देखो डिस्टेंस क्या है R। देखो जरा मैं यहां पे थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, क्या लिखोगे R10 कैप। ये जो कैप है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देने का काम करता है, तो हमने क्या लिखा इसको R10 कैप। चलिए अब इसी तरह से देखो कि भाई अगर आप Q2 और Q0 के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे और आप कहां से कहां तक जा रहे हो, अगर मुझे फोर्स बताना है कि भाई देखो Q2 ने Q0 पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, कहां से, Q2 से। देखो इसकी पोजीशन क्या थी, ये Q2 किस जगह पे, बोला R2 पे, तो फोर्स कहां से लगा, R2 से R0 की साइड, R2 से R0 की साइड। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा R20 कैप। फोर्स कहां से कहां लग रहा है, R20 कैप। ये बात कुछ समझ में आ रही है। चलिए तो कभी भी मुझे फोर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करानी है तो मैं क्या करूंगा, वहां पर यूनिट वेक्टर का इनटू कर दूंगा यहां पर। चलिए तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखना। F0 वेक्टर मतलब नेट फोर्स ऑन Q0 इज इक्वल टू, ये देखो किस किस के बीच में फोर्स है, 0 और 1 के बीच में, तो इसको लिखूंगा K Q0 इंटू Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो हमेशा याद रखना जब भी हम बात, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू। अभी वेक्टर है ना, तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी और डायरेक्शन बताने के लिए मुझे एक वेक्टर का यूज करना पड़ता है जिसको मैं बोलता हूं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कहां है, बोला ये है, ये बता रहा है ना कि R2 से 0 की साइड फोर्स लग रहा है। तो यहां पे देखो, यहां पे ये 0 1 है, तो यहां पे देखना यहां से इसकी साइड, तो इसको हमने लिख दिया R10 और डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते तो R10 कैप प्लस K Q0 इंटू Q2 अपॉन कितने का स्क्वायर, बोला R स्क्वायर। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए मुझे यहां पे लिखना चाहिए, देखो जरा मुझे यहां पे लिखना चाहिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो सकती है, R10 स्क्वायर। चलिए और यहां पर देखो, यहां पर हो जाएगी R20 स्क्वायर। चलिए और इस तरह से यहां पर ये 2 ने इस पे कहां पे फोर्स लगाया, 1 की साइड, तो मैं इसको लिखूंगा R20 कैप। चलिए प्लस लगाया मैंने इसको, और उसके बाद इसी तरह से यहां पे मैं 0n की बात करूंगा, तो 0n के लिए क्या हो जाएगा, ये इसको थोड़ा सा हम साइड में एडजस्ट कर देते हैं, वेट। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा ना, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा साइड में एडजस्ट कर देता हूं मैं।
खिसक जाएगा, चलो ठीक है। चलिए भाई, तो ये आ गया अपना डॉग, देखो चलिए, तो यहां देख लो, ये शिफ्ट हो जाएगा। तो F0n को क्या लिख सकते हैं, ये K Q0 इंटू QN, मतलब अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो ये हो जाएगा RN0 का स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा RN0 कैप। चलिए, ये बात आपको याद रखनी है। अभी हम क्या करेंगे कि F0 वेक्टर इज इक्वल टू K, क्या क्या चीजें कॉमन आ जाएंगी, तो देखो जरा यहां पे कॉमन क्या आ जाएगा, हर इक्वेशन में अगर आप हर जगह देखें तो कॉमन आ जाएगा, देखो जरा K और Q0 आ गया कॉमन। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है Q1 इंटू R10 का स्क्वायर इंटू R10 कैप, प्लस यहां पे क्या बच रहा है Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर इंटू में क्या है R20 कैप। R20 का काम क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। कुछ समझ में आ रहा है, चलिए, प्लस अभी देखो यहां पे, ये देखो यहां से भी ये निकल गया बाहर, तो ये क्या बचा Qn अपॉन Rn0 का स्क्वायर, और ये यहां पे Rn0 कैप। चलिए देखो जरा, अभी हम क्या करेंगे, यहां पे समझो चीजों को। अभी हम क्या करते हैं, जैसे ये जो है, चलिए यहां से ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि इसको भी ओपन करते हैं, लेकिन उसको ओपन करने के लिए आपको कुछ बातें समझनी है। जैसे ये क्या लिखा है R10 कैप, तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो कैसे करूंगा, जो बच्चे 11th क्लास से अच्छे पढ़ के आए हैं वो जानते होंगे, जो नहीं समझ के आए वो अभी समझ लो। देखो, कभी भी मुझे यूनिट वेक्टर को ओपन करना है तो उसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का कि भाई ऊपर वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ उसकी वैल्यू, ठीक। जैसे R10 कैप है तो ये क्या है, इसको ओपन करेंगे तो क्या, ऊपर R10 वेक्टर और नीचे सिर्फ R10 लिखेंगे, क्योंकि नीचे क्या होता है, सिर्फ उसकी वैल्यू, डायरेक्शन नहीं। तो यूनिट वेक्टर को ओपन करने का तरीका क्या, ऊपर वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर नाउ, अब हम इसको थोड़ा सा, ये देख रहे हो, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। नाउ अभी देखो F0 वेक्टर इज इक्वल टू KQ0, यहां पे देखो Q1 अपॉन R10 स्क्वायर इंटू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R10 ऊपर वेक्टर नीचे सिर्फ इसकी वैल्यू, प्लस Q2 अपॉन R20 स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा R20 कैप की जगह ऊपर वेक्टर नीचे इसका मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ वैल्यू। चलिए, प्लस ये कितना हो जाएगा Qn अपॉन Rn0 का स्क्वायर, और अगर आप इसको ओपन करोगे तो ऊपर Rn0 वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर को ओपन करने का तरीका होता है, और नीचे Rn0। अगर हम इसको फर्दर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा F0 वेक्टर इज इक्वल टू KQ0 इज इनटू, बात समझ में आ रही है, बहुत आराम समझ रहा है इस चीज को। देखिए जरा, Q1 अपॉन R10 क्यूब इनटू में देखो जरा क्या है R10 वेक्टर, प्लस अभी देखो Q2 अपॉन R20 क्यूब इनटू में क्या है R20 वेक्टर, ठीक। चलिए, प्लस अभी देखो Qn अपॉन Rn0 क्यूब इनटू में क्या है Rn0 वेक्टर। अभी ध्यान से देखना, ये R10 क्या है और R20 क्या है, ध्यान से देखना। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको कुछ समझ में आएगा कि ये देखो, ये कहां है, बोला ये तो R1 पे है, कहां है चेक करो, ये अभी हम कहां है R1 पे। अब R1 से फोर्स लगा कहां पे पहुंचे, हम पहुंच गए R0 पे, मतलब कहां से कहां चले आप, R1 से R0 की साइड, R1 से R0 की साइड। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, आप इनिशियली कहां थे R1 पे, और फोर्स लगा, फोर्स किस साइड लग रहा है, बोला R0 की साइड। तो R1 इनिशियल है, R0 फाइनल है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ओपन करते हैं तो क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो R0 फाइनल, तो R0 माइनस R1 ये बन जाएगा।
ऐसा। चलो यहां पे कर देते हैं F0 वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू नॉट इंटू Q1 अपॉन R1 0 क्यूब इंटू इसको हम क्या लिखेंगे R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये ओपन करने का इसका तरीका होता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको ओपन करने का तरीका क्या है, R फाइनल माइनस R इनिशियल प्लस Q2 अपॉन R2 0 क्यूब इंटू चेक करो R2 0 को ओपन कैसे करेंगे, R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। चलिए अब इसके बाद ये यहां पे देखो Qn अपॉन Rn0 क्यूब और यहां पे क्या हो जाएगा R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। चलिए अभी देखो इसको नोट करते जाओ, साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाओ उसका। अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करेंगे। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए जरा F0 वेक्टर इज इक्वल टू, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, हाथ तो दिखाई दे रहा है मेरा। चलिए तो F0 वेक्टर इज इक्वल टू के Q0। अब देखना इसका समेशन करेंगे, इतना बड़ा फॉर्मूला हम लिखेंगे, इसका समेशन कैसे करेंगे, तो देखो समेशन ऑफ इस पूरे को जोड़ देंगे कैसे, ये देखना ऊपर क्या है, आपने कहा सर ऊपर है Q, चेक करो हर लाइन में है ना Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, तो हमने यहां पे लिख दिया Q। नीचे देखो नीचे क्या है, नीचे है R10 क्यूब R20 क्यूब 30 क्यूब 40 क्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि R यहां पे एक तो जो है 0 है और साथ में 1 2 3 4 ऐसा कुछ चल रहा है। देखो पहले भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक n तक, नीचे भी 1 0 2 0 3 0 5 0। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको लिख दिया हमने i और इसको भी लिख दिया हमने i और ये i क्यूब हो गया इंटू में देखो R0 तो सब में है माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर माइनस R3 4 5 6 n तक, तो हम लिख दिया इसको Ri वेक्टर। मतलब 1 2 ये जितनी जगह 1 2 3 4 5 6 आ रहा था ना, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, सिर्फ Ri वेक्टर। नाउ अभी चेक करना, अभी क्या होगा ना कि यहां पर हम देखेंगे कि जो i जो है ये i हमने क्या किया है कि भाई सबकी जगह जितने भी जो 1 2 3 4 थे ना उनकी सबकी जगह i लिख दिया। तो i कहां से स्टार्ट होता है, बोला i स्टार्ट होता है 1 से और कहां तक जाता है, बोला ये जाता है n तक। दैट मींस पहले में i की जगह क्या होगा 1 0, दूसरी बार i की जगह 2 0, तीसरी बार i की जगह 3 0 और उसके बाद ये i स्टार्ट हो कहां से चलेगा n तक। ठीक, तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाता है इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो भी एक फोर्स इंडिविजुअल चार्ज पे लगता है उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत धीमे धीमे से हमने पढ़ा है, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बस लिख के बताना कि आपको समझ में आ पाया या नहीं आ पाया। अगर आपको समझ आया तो मुझे बहुत खुशी होगी जान करके, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जो वर्क है आप इसको थोड़ा सा अप्रिसिएशन दे सकते हैं तो फिर जरूर अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि जो ये कंटेंट है ये आगे तक पहुंचना चाहिए, तो मुझे नई वीडियो बनाने में और मजा आता है। चलिए तो आगे हम तो इसका फॉर्मूला देख लो, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन जो न्यूमेरिकल हमें करने होते हैं वो इस फॉर्मूले के लिए नहीं करने होते हैं, छोटे फॉर्मूले, वो सिंपल कूलाम लॉ का फॉर्मूला, उससे सारी चीजें बन जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हमें करना है न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो एक बार सीबीएसई में पूछा गया है और आने के चांसेस के बने रहते हैं नीट जैसे एग्जाम्स में। चलिए तो सबसे पहले हम अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार और इसने क्या कहा है इसको समझते हैं। देखिए तो इसमें कहा जा रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस वाला ही हमारा टॉपिक है। ईच इक्वल टू 4 कूलम, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, सभी की वैल्यू कितनी है 4 कूलम। आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं एट 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर 16 मीटर 32 मीटर एंड सो ऑन। द टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन इज। देखो कहानी में कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे एक चार्ज रखा हुआ है 4 कूलम, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं। अगला चार्ज फिर से रखा गया है 4 कूलम, अगला चार्ज 4 कूलम रखा गया है, देन एक और 4 कूलम का चार्ज है और इस तरह से ये चार्जेस चलते चले जा रहे हैं, इनफाइनाइट चार्जेस बोला गया है। अब कहा क्या जा रहा है कि भाई जो पहला वाला जो और अच्छा एक चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पे, लेकिन ओरिजिन से
ये पहला वाला 4 कूलम रखा हुआ है 1 मीटर डिस्टेंस पे, दूसरे वाला जो चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन से 2 मीटर डिस्टेंस पे, तीसरा जो चार्ज रखा गया है यहां से 4 मीटर डिस्टेंस पे, इसी तरह से चौथा जो चार्ज रखा गया है ये 8 मीटर डिस्टेंस पे है, और इस तरह 16 मीटर 32 मीटर ये होता रहेगा। ठीक, ऐसा ही कहा गया है, ऐसे ही कहा गया है, देखो x 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर। अब एक चार्ज 1 कूलम का ओरिजिन पे रखा है, और इस 1 कूलम के चार्ज पर हमें नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? हमें नेट फोर्स निकालना है, समझे? अब कैसे करेंगे? देखो, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन का नहीं पूछा है, तो आप भी डायरेक्शन वगैरह के झंझट में ना पड़े, सिंपल फोर्स का जो वैल्यू है वो निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से। देखो, तो हमने कहा कि भाई जो ओरिजिन पे चार्ज रखा है उस पे फोर्स लग रहा होगा, उसको हमने नाम दिया F0, और यहां पे सिर्फ मैं वैल्यू निकालूंगा। सो दिस इज F0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा भाई, देखो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और बहुत सारे चार्जेस। तो मैं इसको कैसे करूंगा भाई? K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है, तो चलो पहला चार्ज Q0। ठीक, ये कितना है? चलो K की वैल्यू, चलो मैंने K को रख दिया साइड में। देखिए इसके बाद पहला चार्ज, ये देखो ये वैल्यू 1 इंटू Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, बोला 1 स्क्वायर, प्लस इसके बाद देखो K तो सबका कॉमन ले लिया K। इसके बाद देखो Q1 Q2, तो 1 इंटू 4 सेकेंड वाले डिस्टेंस कितनी है? 2 स्क्वायर, प्लस ये वाले को और ये वाले को 1 इंटू 4, डिस्टेंस कितनी है? वही फॉर्मूला ये है ना, K बाहर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो बस वही कर रहे हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस 4 स्क्वायर, प्लस 1 इंटू ये तीसरा वाला, ये भी 4, पहले और चौथे के बीच में, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस 8 स्क्वायर, प्लस इसी तरह से ये जो सीरीज है ये लगातार ये इनफाइनाइट तक जाती चली जा रही है। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है? चलिए अभी बात करते हैं भाई F0 इज इक्वल टू, यहां से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये 4 इन सब में से 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, तो 4 सब में से बाहर आ गया, 4 इंटू K, और यहां पे क्या बच रहा है? तो ये देखो 1 अपॉन 1 स्क्वायर मतलब 1, प्लस यहां पे ऊपर 1 बचेगा 2 स्क्वायर, तो हमने इसको लिखा 4, प्लस यहां बचेगा 1, और ये लिखा कि 4 सबको कॉमन चला ही गया ना, ये हो गया 16, प्लस ये हो गया आपके पास 64, प्लस ये हो गया आपके पास ये। तो ये कौन सी सीरीज हो गई? ये हो गई इनफाइनाइट सीरीज। कौन सी सीरीज हो गई? इनफाइनाइट सीरीज। अब इस इनफाइनाइट सीरीज को, ये क्या है? ये हो गई इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। अब इस तरह की इनफाइनाइट सीरीज को, जीपी को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम सॉल्व करते हैं एक फॉर्मूले से, और फॉर्मूला वो जो होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे खिसका दूंगा। फॉर्मूला होता है ये सम ऑफ, मैं इसको लिखूंगा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका होता है a अपॉन 1 माइनस आर। यहां पे जो a है ये है फर्स्ट टर्म, और जो r है ये है कॉमन रेशो। ठीक, इसको कैसे निकालते हैं? ये आप इसको बोल सकते हैं सेकंड टर्म, या ऐसे बोलूं फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, ये निकल आएगा। तो अभी आप ये देखें कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है? 1 अपॉन 1 मतलब 1, और ये सेकंड टर्म कौन सा है? 1 अपॉन 4। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4। ठीक, तो कितना हो जाएगा? उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, उल्टा बोल दिया मैंने, ये उल्टा बोल दिया है। फॉर्मूला जो हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म है 1 अपॉन 4 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है? 1 अपॉन 1। तो यहां पे जो r की जो वैल्यू है ये आ जाएगी कितनी? 1 अपॉन 4।
आ जाएगी। चलिए, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है 1/4 का। ठीक इसी तरह से हम चेक करना चाहें तो इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे। भाई देखो, इसके बाद ये वाला टर्म 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4 करेंगे तो ये फिर से कितना निकलेगा 1/16 इंटू 4/1, तो ये 1/4। तो मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है 1/4। इसी तरह से अगर मैं यहां पे निकालना चाहूं तो 1/64 डिवाइडेड बाय 1/16, ये ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब फिर से कितना आ जाएगा 1/4। तो जो कॉमन रेशो है सब के बीच में वो कितना है 1/4 1/4 1/4। तो यहां पे जो r की वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 1/4। चलिए, तो यहां पे मैं लिख दूंगा a। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 1/1 मतलब 1/1 माइनस ये r की मतलब कॉमन रेशियो इनके सबके बीच में कितना है 1/4। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा आपके पास 4 - 1 मतलब 4 और ये हो जाएगा आपका 3/4। तो यहां से ये हो गया आपके पास 4/3। तो इन सब का जो सम हमने निकाला ये कितना हो गया 4/3। दैट मींस इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4/3। 4/3 बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये क्या लिखा है 4 के इंटू 4/3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये अपना जो फोर्स निकल रहा था ये था 4 के इंटू जो सीरीज बनी हुई थी उसकी जगह क्या लिख देंगे 4/3। तो F0 इज इक्वल टू 4, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू 4/3। बात क्लियर हो रही है। चलिए, तो 3 से ये 3 ये कैंसिल होगा 3 बचेगा। F0 इज इक्वल टू ये 4 3 12 और 12 4 48, तो 48 इंटू 10⁹ और ये न्यूटन। तो 48 इंटू 10⁹ न्यूटन जो फोर्स है ये लग रहा होगा। और अगर अपन अपने ऑप्शंस को चेक करें तो यहां से हमको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हाँ जी भाई ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा, 1 मिनट, 48 इंटू 10⁹ तो इसको चलिए तो ये अपना जो ये D वाला है, D को अगर हम ओपन करते हैं तो ये 48 इंटू 10⁹ ये हमारा निकल के आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ये D। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, हमने बहुत धीमे धीमे इसको पढ़ा हुआ है। चलिए, तो ये बन जाएगा, बस कॉमन रेशियो R का फॉर्मूला याद रखना, पीछे वाले में आगे वाले का डिवाइड लगा दो। ठीक है बात। चलिए आगे हम बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। जरा ट्राई करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, यहां पे लिखा हुआ 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस। क्या कहा जा रहा है, 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं आर फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस। ठीक, चलिए ऐसे कुछ दिया हुआ है। जो पहला अच्छा ओरिजिन पे कुछ रखा है, हाँ 1 कूलम चार्ज रखा है ओरिजिन पे, तो ये हमने रख दिया 1 कूलम। ठीक, पहला चार्ज क्या रखा हुआ है x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दूसरा चार्ज क्या रखा हुआ है मतलब 20 सेंटीमीटर, तीसरा 30 सेंटीमीटर, चौथा 40 सेंटीमीटर और इस तरह से आखिरी चार्ज ये कितने चार्ज रखे हुए हैं 10 चार्ज, तो 100 सेंटीमीटर तक ये रखे होंगे। चलिए ये बात समझ में आ रही है। नाउ आगे क्या कहा है दोस्तों इन्होंने कि फर्स्ट पार्टिकल हैज चार्ज 1.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो बोला पहले वाले के पास जो चार्ज है वो कितना है, पहले वाले के पास चार्ज है ये वाले के पास 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। दूसरे वाले के पास चार्ज है 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक, तीसरे वाले के पास चार्ज है 27 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, मतलब -8 सब में कॉमन है। और उसके बाद क्या बोला है देखो जरा, और 10th पार्टिकल के पास जो चार्ज है वो है 1000। कितना 1000, 10th के पास कितना है 1000 इंटू 10⁻⁸ कूलम दिखाई पड़ रहा है। चलिए, तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है, यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है कि यहां पर जो है ये यहां पर जो है कि भाई ये देखो
एक सिमेट्री बन रही है यहां पे। क्या सिमेट्री बन रही है कि ये देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये 3 का क्यूब 27, 10 का क्यूब हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं अपना काम बन जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो जरा अब एक और चीज कि जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है, तो मुझे ना सिर्फ मीटर में रखनी है डिस्टेंस। तो मैं जानते हो कि भाई 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर लिखूंगा, 20 को लिखूंगा 0.2। तो वैल्यूज इन मीटर ये हम यूज करेंगे। चलिए, या डिस्टेंस इन मीटर मुझे बोलना चाहिए, डिस्टेंस वैल्यूज इन मीटर नाउ। तो अभी क्या करें, अभी यहां पे आपको फोर्स निकालना है इस 1 कूलम के चार्ज के ऊपर, इस पे आपको फोर्स निकालना है। तो हम फिर से करेंगे F0 इज इक्वल टू, देखो जरा K 1 इंटू पहला वाला चार्ज Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पहला चार्ज क्या है, ये देखो पहला चार्ज ये है 1 कूलम, तो 1 का इंटू 1 से 1 इंटू 10 टू द पावर, देखो सब में 10 टू द पावर -8 कॉमन आ रहा है, तो उसको मैं पहले से बाहर निकाल देता हूं ताकि जो चीजें आसान हो जाए अपने लिए। तो K ये फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो Q1 ये है, ठीक, या Q0 इसको मान लो। तो 1 इंटू 1 और 10 टू द पावर -8 को निकाल लेते हैं बाहर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा K इंटू 10 टू द पावर -8, और ये देखो कितना हो जाएगा, यहां पे चेक कर लो 1 इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकता हूं 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का, ये हो गया सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन में स्क्वायर। चलिए प्लस, देखो कन्वर्जन नहीं जानते, 10 सेंटीमीटर को क्या लिखूंगा 10, सेंटी का मतलब होता है 10 टू द पावर -2 और मीटर की जगह मीटर, इसे 10 माइक्रो कूलम होता, माइक्रोमीटर तो माइक्रो के 10 टू द पावर -6 रखते, सेंटी 10 टू द पावर -2 लिखा। चलिए तो इतना हो गया, प्लस अब देखो Q1 Q2 ये 1 इंटू ये दूसरा वाला चार्ज देखो क्या है 8 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस इन दोनों बीच की कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10 टू द पावर -2 का इंटू करके इसका होल स्क्वायर, प्लस ये आपका 1 इंटू 27, 1 इंटू 27, तो 27 अपॉन क्या है ये चेक करो इनके बीच की डिस्टेंस 30 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये इस तरह से ये चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए तो F0 इज इक्वल टू, देखो जरा F0 इज इक्वल टू K इंटू 10 टू द पावर -8, आसान होने वाला है बहुत ज्यादा। देखो जरा 1 अपॉन, कैसे सॉल्व करेंगे, ये 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ना, इसमें भी, तो मैं सबका 10 टू द पावर -4 जो है बाहर निकाल लेता हूं, 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर करो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, तो इन सबका ये बाहर निकाल दिया, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक। चलिए प्लस ये देखो 8, यहां पे देखो जरा, यहां पे इसका ये 10 टू द पावर -4 तो बाहर निकल गया, अब यहां पे क्या हो जाएगा 400, प्लस यहां पे 27 अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखो जरा 900, और ये चलता चला जाएगा, ठीक। 10 तक जाना है, पूरा 10 तक। F0 इज इक्वल टू K इंटू, अब देखो दो जीरो भी कॉमन आ रही हैं तो निकाल लेते हैं, K इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 10 की पावर -4, ये 100 है, ये 400 है, तो सब में से 2 जीरो बाहर निकल रही हैं, तो ये बाहर निकाल दिया, कॉमन आ रही है, 100 सब में से कॉमन आ रहा है, तो 100 को बाहर निकाल दिया। फिर यहां क्या बचा 1/1 मतलब होता है 1, यहां क्या बचा 8/4, यहां क्या बचा 27/9, यहां क्या बचा, इस तरह से ये हो तो चला जाएगा, और ये कहां तक जाना है 100 तक। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये हो गया हमारा सॉल्व। देखो जरा F0 इज इक्वल टू K की जगह पे मैं रख दिया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक। चलिए अब इसके बाद इंटू 10 टू द पावर -8 को 10 टू द पावर -8 लिखा है, नीचे बचा हुआ है 10 टू द पावर -2, यहां क्या बचा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये ऐसे हो जाएगा ना 2 9, ये 3
4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। 1 से लेके 10 तक आपको ये ऐड कर लेना, अदरवाइज सीरीज का फॉर्मूला लगा लेंगे। हाँ चलिए कितना हो जाएगा ये 3 3 6 10 15 21 28 36 36 45 और ये 55। हाँ 55 भी होता है। चलिए तो F0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये इंटू 10 टू द पावर -8, तो ये आपका ये हो जाएगा 9 इंटू ये 6 और ये 10 टू पावर 3, ये सब कुछ कैंसिल करना है, 10 टू पावर 3 बचेगा और यहां पे हो जाएगा 55। ठीक है ना, और ये आपका ठीक है 56 56 हो रहा है। देखो तो 3 3 6 10 15 21 28 34 45 55। ठीक है ना, अभी देखो इंटू कर देंगे तो F0 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 5 जा 45 9 4 45 और ये 49 तो 495 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 4.95 इंटू 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। चलिए तो ये अपन सॉल्व कर देंगे इसको। आपने अगर अभी तक इसको नहीं नोट कर पाया तो आराम से रिवाइंड करके इसको नोट कर लेना। आगे हम आ जाएंगे, अब हमें इस तरह के डायग्राम वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन में, जैसे कि जेईई नीट में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए तो यहां पर क्या दिया हुआ है और उस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। देखिए जरा चार्जेस ऑफ, यहां पे इस क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, और क्वेश्चन ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा वेक्टर के जो फॉर्मूले हैं अगर आप इन पे कंफ्यूजन में रहते हैं तो इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं हम। हाँ देखो वेक्टर में क्या होता है ना, जैसे एक वेक्टर है इस साइड है, दूसरा वेक्टर इस साइड है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। देखो जैसे एक फोर्स F1 इस साइड, ठीक, दूसरा फोर्स F2 उस यहां पे लग रहा है, तो इस पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच में जाता है जिसको हम नाम देते हैं F। और ये जो F होता है ना इसको निकालते हैं रूट F1 प्लस ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a1 b1 cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और थीटा क्या है बोला एंगल बिटवीन बोथ फोर्सेस। चलिए आगे हम इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है, चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम 10 microcoulomb and -10 microcoulomb are placed in the air at corners of A, B and C of an equilateral triangle ABC. सबकी साइड जो है 5 सेंटीमीटर। Determine the resultant force on the charge at A. Find the direction of resultant force. चलिए तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, कंडीशन कुछ इस तरह की बना के दे दी है कि हमारे पास ये कुछ इस तरह के 3 फोर्सेस हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। आप सिर्फ इस डायग्राम पे ध्यान दें। देखो तो मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, थोड़ा सा भले ही आपको छोटा बड़ा दिखाई दे रहा हो, तो इस पे एक चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम इस ए पॉइंट पे, ठीक। यहां पे चार्ज रखा हुआ है एक 10 माइक्रोकूलम और इसको मैं नाम दे दिया पॉइंट बी। यहां पे चार्ज रखा हुआ है -10 कूलम और इसको मैं नाम दे दिया पॉइंट सी। क्लियर नाउ। अभी क्या हो रहा है कि यहां पे कहा जा रहा है कि जो चार्ज ए पे रखा हुआ है उस पर आपको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो होगा क्या एक्चुअल में कि देखो ये जो 5 कूलम और 10 माइक्रोकूलम, मैंने खुद से रैंडमली जो है इसको लिख दिया कि आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी चार्ज कहीं पे रखे। ठीक, देखो ये 10 माइक्रोकूलम और ये 4 माइक्रोकूलम दोनों पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे तो जो फोर्स लगेगा नेट वो इस डायरेक्शन में लगेगा। चलिए अभी आप यहां पर देखें कि 10 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के बीच में होगी अट्रैक्शन, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। मतलब रिजल्टेंट फोर्स हमें 5 माइक्रोकूलम पे निकालना है ना, तो 5 माइक्रोकूलम को ये 10 माइक्रोकूलम पकड़ के नीचे की साइड खींचेगा। चलिए तो अभी आप ये देखें कि इसने जो फोर्स लगाया होगा
ये देखो, इसको मैं नाम दे देता हूं, लेट्स से इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया होगा, इसको मैंने बोला F1, और इस पर जो इसने जो फोर्स लगाया होगा नीचे की साइड, इसको मैंने नाम दिया F2। चलिए, ये F1 वेक्टर और ये F2 वेक्टर, क्लियर है ना। अभी आप ये देखो कि दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, F1 और F2, क्योंकि देखो अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, इस पॉइंट पे ना दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 और एक F2, दोनों के बीच में कुछ एंगल है, सीधे सीधे नहीं है, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और इस फॉर्मूले को लगाने के लिए F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा प्लस 2F1 F2 cos थीटा, तो मुझे थीटा पता होना चाहिए ना दोनों के बीच का। तो अभी देखो, मुझे पता है कि भाई ये एंगल होता है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल भी है 60 डिग्री और ये एंगल भी है 60 डिग्री। तो ये जो फोर्स जो लग रहा था ना, तो फोर्स सीधा लग रहा होगा, ठीक। चलिए, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा टोटल 120 डिग्री। 120 डिग्री ये क्या है, पूरा थीटा। चलिए ध्यान से समझना है। तो F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, इन दोनों के कारण रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ये मुझे निकालना है। मतलब इस पे इसने फोर्स लगाया यहां पे, ये लगा रहा है यहां पे, लेकिन ये जाएगा कहां पे, तो जाएगा ये इसके बीच में। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ये हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे भाई, पहले देखते लो कि F1 कितना है, F1, तो F1 निकाल लेते हैं अपन। F1 किस किस के बीच में, तो ये A और B के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम नाम दे दिए F1। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2, तो Q1 Q2, चलिए तो 10 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻⁶ इंटू ये Q1, ये इंटू 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻�6। कुछ समझ में आ रहा है। चलिए, अपॉन में क्या करना है, अपॉन में इन दोनों बीच की डिस्टेंस जो कि क्वेश्चन में लिख के दी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये मैं लिख दी 5 सेंटीमीटर। और ये जो 5 सेंटीमीटर है इसको मैं फिर से मीटर में कन्वर्ट करूंगा, और मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता है, 5 सेंटी की जगह पे 10⁻⁻² और मीटर की जगह पे मीटर। चलिए, तो ये आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, 9 इंटू 10⁻⁹, और ये आपके पास, ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 10 50 और ये 50, और ये हो जाएगा आपका 10⁻12, और अगर डिवाइड करेंगे, ये 10 लिख दिया अपन ने, नहीं लिखा, तो एक जीरो और मैं लगा देता हूं यहां पे, तो ये नहीं जरूरत ही नहीं है, ये 50, ठीक है ना। अपॉन में देखो स्क्वायरिंग करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4। यहां पे क्या हो जाएगा कि 10⁻- ये कटेगा, 10 ये माइनस का 2, ये ऊपर पहुंचेगा 10⁻+2 हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं कि 10⁻+2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। ये 25 से कटेगा, ये हो जाएगा 2, 25 दूनी 50। तो F इज इक्वल टू, मतलब F1 इज इक्वल टू, आप यहां पे लिखेंगे कि 9 2 जा 18, ये 80, ठीक है, 18, ये तो ज्यादा बैठ रहा है। हाँ, एक मिनट, ये गलती हो गई थोड़ी सी, यहां पे गलती हो गई। ये देखो गलती में क्या हो गया कि यहां पे ये वैल्यू माइनस की थी, तो 9 इंटू 10⁹9 के की वैल्यू, 10 इंटू 5 किया, ये हो गया 50, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻12। चलिए अभी ठीक है, अपॉन में है 25 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। यहां से कटेगा 10⁻⁸ आ जाएगा, इसके बाद यहां से कटेगा, ये 2 आ जाएगा, 9 2 18, और ये 1 बचेगा। तो F1 की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 180 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, F1 की वैल्यू आ गई 180 न्यूटन। अब देखो ये देखो, ये A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस B और C के बीच की है। A और B की जो वैल्यू है वही वैल्यू B और C की है, मतलब A और C की है। तो इसका मतलब ना तो वैल्यू चेंज है ना डिस्टेंस चेंज है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स भी सेम ही लगेगा, बस साइन ही तो बदला है। तो अट्रैक्शन फोर्स जो है नीचे की साइड दिखा दिया। चलिए, तो F1 की वैल्यू आ गई 180 न्यूटन, तो F2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 180 न्यूटन।
बस अब कुछ भी नहीं करना है आपको, F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल देना है। तो रिजल्टेंट कहां जाएगा, इन दोनों के बीच में, लेकिन एक्चुअल में कितने डिग्री पे जाएगा ये मुझे नहीं पता। अच्छा यहां पे तो मैं बता देता हूं कि दोनों वैल्यूज अगर सेम है 180 180 तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, और बीचों बीच का मतलब है यहां पे। लेकिन मैं आपको यहां पे डायरेक्शन भी निकाल के बता देता हूं, जैसे किसी क्वेश्चन में पूछ ली जाए कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तब हम कैसे निकालेंगे। बात समझ में? नहीं तो अभी तो आप कहते गोला 180 180 तो बीच में जाएगा, लेकिन अगर यहां पे 18 और यहां 180 होता फिर क्या करते, तो आपको एंगल की जानकारी होना चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे, यहां पे F1 F2 निकल गया, अब निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए वेट ये कर दिया अपन ने ना, ध्यान दो। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, F इज इक्वल टू रूट A1 स्क्वायर या 180 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 180 स्क्वायर प्लस 2A1, तो मतलब 2 इंटू 180 इंटू A2 मतलब 180 इंटू कॉस थीटा। अभी आपने देखा कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा था, F1 और F2 के बीच में, तो हमने देखा, आप रिवाइंड करके देख लो, 120 डिग्री। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। चलिए, तो F इज इक्वल टू 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा आपके पास, 180 इंटू 180 का स्क्वायर, ये बच जाएगा, ध्यान रखना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू आ गया 180 का स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू बच गया 180 न्यूटन। मतलब इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है ये भी कितना लगेगा, 180 न्यूटन। कितना लगेगा, 180 न्यूटन। लेकिन इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए यहां पर देखो कि इसको निकालने के लिए मैं आपको बता दूं फॉर्मूला क्या होता है। ये देखो, मैं आपको बता दूं, मैंने इसको यहां पे ऐसा लिखा कि अगर मान के चलो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाऊं, चलिए, अगर मान के चलो कि जो आप देख रहे हो रिजल्टेंट फोर्स, लेट्स से यहां पर होगा कहीं, रिजल्टेंट फोर्स लेट्स से यहां होगा कहीं F। ठीक, चलिए, तो हमने माना कि रिजल्टेंट फोर्स जो है F2 के साथ एंगल बीटा बना रहा है। F2 के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो हम डायरेक्शन जब भी निकालनी हो रिजल्टेंट फोर्स की, तो फॉर्मूला लगाते हैं tan बीटा। ये डायरेक्शन का फॉर्मूला है, डायरेक्शन याद रखना, एंगल जो है F2 के साथ ही बनाना तो आसान होगा। फॉर्मूला का लगाते हैं tan बीटा इज इक्वल टू F2 साइन थीटा। बीटा ये बता रहा है क्या एंगल है, तो F2 साइन थीटा अपॉन A प्लस मतलब F1 प्लस F2 कॉस थीटा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, 120 डिग्री। चलिए, हमेशा ये डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है, A प्लस मतलब B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ठीक, अगर एंगल किसके साथ बन रहा है, B के साथ, तो ठीक। चलिए, तो tan बीटा इज इक्वल टू F2 साइन थीटा। तो 2 की वैल्यू 180 प्लस यहां पे थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट कर देता हूं, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन 180 प्लस कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो यहां से ये आ जाएगा आपके पास, चलो ठीक है, 180 इंटू -1/2। चलिए, -1/2। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके गए ना, अभी चेक करो, tan बीटा इज इक्वल टू, यहां पे ये प्लस में है क्या, इनटू में है, चलिए, तो ये बचेगा 90 √3 अपॉन, ये बच जाएगा यहां पे माइनस का, ठीक है, माइनस का आ जाएगा ना, तो 90, ये बचेगा 90, ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan बीटा इज इक्वल टू √3, तो बीटा इज इक्वल टू यहां पे ये आपका 60 डिग्री, क्योंकि tan इनवर्स √3 करोगे आंसर आ जाएगा। चलिए, तो जो रिजल्टेंट जो फोर्स है ये आपका 60 डिग्री पे लगेगा। बात समझ में आ रही है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा।
जो रिजल्टेंट फोर्स कहां लगेगा 60 डिग्री पे। तो यहां पे आप देखें कि जो रिजल्टेंट जो हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स ये कितने डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है ये रिजल्टेंट फोर्स ये यहां से 60 डिग्री पे लग रहा है। ये रिजल्टेंट फोर्स किसी और पर्टिकुलर एंगल पर भी हो सकता था, लेकिन यहां अगर आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो आप हमेशा रिजल्ट सही पाओगे। हमेशा याद रखें कि जो एंगल जो बने वो F2 के साथ आप बनाओ, तब जाकर ये फॉर्मूला जो है ये वैलिड होगा। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो था वो इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको या नोट कर सकते हो, नोट करोगे ज्यादा अच्छी बातें रहेंगी यहाँ पे। नाउ अभी जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है ये बढ़िया सा मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है अलग अलग जगह। देखिए इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, कंसीडर 3 चार्जेस Q, Q, माइनस Q आर प्लेस्ड एट वर्टाइसेस। मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है कि ये मान के चलो कि ये हमारे पास 3 चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है हमारे पास फिर से Q और तीसरा चार्ज है हमारे पास माइनस Q। ठीक, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं, तो डिस्टेंस जो है तीनों की सेम होगी। अगर हम बात करें कि यहां पे पूछा जा रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन ईच चार्ज, बोला हर एक चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है। इसके बजाय वैल्यूज भी दे सकते हैं जैसे कि 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम। तो अपन कैसे करेंगे इसको समझो, तो टेक्निक जान लो, उसके बाद तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी और एक क्वेश्चन आपको वैल्यू वाला भी करवा देंगे। देखो जरा, तो मैंने मान लिया कि अगर मैं इन चार्जेस पे फोर्स चेक करूं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो है ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। अगर मैं इन दोनों के बीच में फोर्स निकालूं, इन दोनों के बीच में ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, जबकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ये क्या करेगा, ये अट्रैक्शन का होगा। तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, चलिए अगर मैं इन दोनों के बीच में, तो इसको नाम देता हूं। देखो नाम हम जो है नॉमेनक्लेचर करेंगे, लेकिन आराम आराम से। जैसे ये चार्ज हो गया मेरा लेट्स से पहला वाला, ये चार्ज हो गया दूसरा वाला और ये चार्ज हो गया मेरे पास तीसरा वाला। तो अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं कि ये जो है ना F1 1 पे फोर्स लग रहा है, 2 लगा रहा है, तो F12 वेक्टर। ठीक, 1 पे फोर्स लग रहा है, 3 लगा रहा है, तो मैंने इसको नाम दिया F13 वेक्टर। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अब यहां पे देखो इन दोनों बीच में रिपल्सन फोर्स होगा, तो 2 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है 1, इसको ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि माइनस साइन है, मतलब ऑपोजिट है, तो ये इस साइड ये दिखेगा और इसको हमने नाम दिया F23 वेक्टर। चलिए अब यहां पे चेक कर लो, यहां पे ये माइनस है ये प्लस है, ये इसको खींचेगा कुछ इस साइड को खींचेगा। चलिए अब इसके बाद ये इसको खींचेगा, यहां पे समझना ये तीनों पे अलग अलग फोर्स निकल सकता है और निकलेगा, देखना जरा। यहां पे अगर हम बात करें कि ये कौन सा फोर्स है, बोला F3 पे लग रहा है, इसको किसने लगाया F32 वेक्टर। यहां पे समझो, यहां पे ये F3 पे लग रहा है, 1 ने लगाया F31 वेक्टर। अभी समझना यहां पे कि हुआ क्या है। देखो मैं यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल अगर 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ध्यान समझना, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, लेकिन ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना वो इन दोनों के बीच में तो सेम होगा यहां पे, लेकिन यहां पे कुछ अलग हो जाएगा। बात समझने होगी। 2 मतलब F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 यहां पे लगेगा, जबकि यहां पे क्या लगेगा cos 60। ये यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है। तो अब आपको हर चार्ज पे जो है फोर्स निकालना है। तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, तो फोर्स निकालने के लिए आपको बहुत आसान सा काम करना है, और काम ये है कि चीजों को आराम से समझे आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपको यहाँ पे ना। अभी समझना, जैसे मान के चलो कि मैंने कहा कि भाई जो फोर्स है ये किस पे निकाल लेते हैं F12। तो F12 कितना है चेक कर लेते हैं। F12 के Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो गया L स्क्वायर। ठीक, F12 वैल्यू कितनी है K Q1 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। नाउ इसी तरह से आप ये चेक कर लो कि F13 की वैल्यू कितनी आ रही है, F13 की, तो F13 की वैल्यू आ रही है K, फिर से चेक करो इन दोनों के बीच में K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, वैल्यू की बात कर रहे हैं। चलिए
ऐसा नहीं हो रहा कि F12 की वैल्यू और F13 की वैल्यू सेम आ रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस सेम है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। तो अगर सेम है तो जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, सॉरी इंडिविजुअल फोर्स, वो तो सेम ही आएगा ना। चलिए, तो इसलिए सेम आ रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि F12 की वैल्यू, अच्छा इसी तरह से अगर आप ये देखें कि F21 की वैल्यू कितनी होगी, देखो जितना फोर्स इसने इस पे लगाया उतना ये इस पे लगाएगा। तो अगर F12 और F21 ये दोनों वैल्यू सेम है। अब देखना ध्यान से, ये वैल्यू भी यही वैल्यू होगी। बात समझो, देखो चीजों को समझोगे तब समझ में आएंगी। यहां पे मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉमन फोर्स होता है ना, तो जितना फोर्स इसने इस पे लगाया F12 उतना ही फोर्स इसने इस पे भी लगाया, सेम कॉमन फोर्स लगेगा ना। तो अगर मैं ये पूरी इन सब की वैल्यू को नाम दे दूं F, अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि ये जो है ना, ये इस टर्म को मैं नाम दिया F, तो ये वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूं F, इस वैल्यू को भी मैं क्या लिख सकता हूं F, ये भी क्या है F और ये भी क्या है F। ठीक, इसी तरह ये भी क्या हो जाएगी, कैलकुलेट करके देखो आराम से, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, सारी चीजें सेम है, तो सब कुछ सेम निकल के आएगा ना। तो अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे देखो क्या मिलेगा, यहां पे इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालना है मुझे। क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालूंगा मैं, कुछ पिंक से दिखा रहा हूं मैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के बीच में जाएगा, बीचों बीच। क्यों जाएगा बीचों बीच? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो है सेम है। तो रिजल्टेंट को नाम दिया मैंने F रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट निकाल लूंगा, अगर इसका रिजल्टेंट निकलेगा तो वही रिजल्टेंट निकलेगा इसका, निकलेगा। चलिए, लेकिन इसका कुछ और निकलेगा, इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों बीच में एंगल सेम है, लेकिन इसके बीच में एंगल जो है अलग है, 60 डिग्री बन रहा है। चलिए, तो यहां पर समझो, तो यहां पर मैंने कहा कि भाई रिजल्टेंट फोर्स में निकाल रहा हूं, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और यहां पे कितना है cos 120। चलिए, तो F रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1, इसको समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, F और F। ठीक ना, कुछ भी देख लो, देखो जरा, तो F स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये माइनस cos 120 वैल्यू -1 होती है, इंटू 2 इंटू ये F इंटू F। ये देख रहे हो, ये वैल्यू सेम निकल के आ रही है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा F स्क्वायर से F स्क्वायर, तो ये बचेगा रूट F स्क्वायर। तो यहां पे जो F रिजल्टेंट जो निकल के आया है, ये हो जाएगा आपके पास F। ठीक, चलिए, तो रिजल्टेंट कितना आ गया इसका F, रिजल्टेंट कितना आ गया F, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट होगा ये कुछ और आएगा। कैसे? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब यहां पे हम निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। इस माइनस क्यू चार्ज पे कितना रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, F रिजल्टेंट इज इक्वल टू, भाई देखो, F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 मतलब F स्क्वायर cos 60। चलिए, तो यहां पर ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2, तो यहां से कैंसल, तो ये आपका बचेगा √3F स्क्वायर, और यहां से ये आ जाएगा 3 मतलब √3 इंटू F। तो ये होगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन इतना। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आप चाहें तो यहां पर बता भी सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो हमने निकाला, ये रिजल्टेंट फोर्स माइनस क्यू पर जो हो गया, आप इसको लिखें रिजल्टेंट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया आपके पास √3 इंटू F, और F की जगह पे आपने क्या लिखा था, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और रिजल्टेंट फोर्स ऑन दोनों प्लस क्यू चार्जेस कितना निकल के आया, ये यहां पे आया था आपके पास F, जिसकी वैल्यू क्या थी, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक, चलिए, तो ये यहां से क्लियरिटी हो गई। चलिए, एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसके बाद आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वैल्यूज वगैरह कैसे पुट करनी है। नाउ अभी देखना, यहां पे क्या दिया हुआ है, 4 इक्वल चार्जेस। अच्छा क्वेश्चन है, 4 इक्वल चार्जेस हैं, 16 माइक्रो कूलम जो है इनकी वैल्यू है, और ये रखे हुए हैं स्क्वायर के कॉर्नर्स पे।
ठीक। और इस स्क्वायर की जो साइड है ये है 0.2 मीटर। कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ दीज चार्जेस। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए, तो यहां पर ऐसा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 0.2 मीटर, ठीक। इसकी भी वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर, यहां भी 0.2 मीटर। स्क्वायर है तो भाई साइड सेम होंगी। चलिए, कहा जा रहा है कि इन सब पे जो चार्जेस है वो 16 माइक्रोकूलम चार्ज सब पे रखा हुआ है। 16 माइक्रोकूलम, यहां भी 16 माइक्रोकूलम, यहां भी 16 माइक्रोकूलम, यहां भी 16 माइक्रोकूलम और यहां भी 16 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको इनमें से किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकाल देना है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ लो, मान के चलो कि भाई इस वाले चार्ज पे आप नेट फोर्स निकाल रहे हो, तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। ये देखो, इन दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्जन होगी। ये यहां पे जो चार्ज रखा है इसके बीच में भी इस चार्ज को रिपेल करेंगे 16 माइक्रोकूलम वाले को। अब ये का शांत बैठेगा, बोला ये भी रिपेल करेगा, अरे ये भी रिपेल करेगा तो ये ऐसे रिपेल करेगा। ध्यान से देखना, ये रिजल्टेंट नहीं है अभी तो देखो, तो हमने क्या नाम दिया कि भाई ये देखो, इसका अगर हम नाम दे दें तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4। ऐसा मान लेते हैं कि F1 1 ने फोर्स लगाया, 2 ने फोर्स लगाया, F2 3 ने फोर्स हाँ जी वेट F2 ऊपर लगा रहा है ना यहाँ पे, तो ये हो गया F2 और ये हो गया F3। अब हमें करना है कि भाई इन तीनों फोर्सेस की वैल्यू निकाल लेनी है और उसके बाद इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है ये पता कर लेना है। तो हमेशा याद रखो, पहले हम एक काम करते हैं कि F1 और F2 इनका रिजल्टेंट निकाल ले। देखो F1 वेट देखो, F1 फोर्स ऊपर है और F3 फोर्स यहां है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, बीचों बीच जाएगा। ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये सारे, ये जो फोर्स है ना इस दोनों के बीच में जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में फोर्स सेम लगेगा। पता है क्यों, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। जबकि ये वाला जो फोर्स है ना F2 वाला, ये वाला फोर्स, ये फोर्स अलग लगेगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस ना अलग है, ये डिस्टेंस अलग है। ये डिस्टेंस डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है, a√2 होती है। कितनी होती है, a√2। तो 16 ये आपका जो है ना a√2 होती है, तो 0.2 इंटू √2, 0.2 इंटू √2, 0.2 इंटू √2, ये वैल्यू है। बात समझ में आई। चलिए, तो अभी देखो, तो पहले क्या करेंगे कि हम F1 और F3 की वैल्यू को निकाल लेंगे और उनका रिजल्टेंट चेक करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो फॉर्मूला क्या, K मतलब 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू, अगर मैं इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं, इन दोनों की, तो Q1 Q2 दोनों 16 माइक्रोकूलम है, तो 16 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ इंटू दूसरा चार्ज भी 16 माइक्रोकूलम है, 16 × 10⁻⁶ अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर। F1 निकाल रहे हैं ये वाली वैल्यू, तो इन दोनों फोर्सेस की बात कर रहे हैं। चलिए, तो 0.2 का होल स्क्वायर, तो ये भी 0.2 का होल स्क्वायर यहां पे हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ऊपर 2 0 लग जाएंगी, ठीक ना। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो यहां पे जो है ये 2 2 जा 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इतना कुछ बचेगा भाई। F1 इज इक्वल टू ये आपका 16 4 64, 64 का इंटू 9 से हो जाएगा 9, ठीक है। तो 64 का इंटू 9 से हो जाएगा, इंटू ऊपर कितनी जीरो है, ऊपर जीरो है 9 2 11 और ये 12 मतलब 10⁻⁻1। तो यहाँ पर ये वैल्यू छोटी सी आ जाएगी। F1 इज इक्वल टू 9 4 जा 936 57.6। तो 57.6 न्यूटन ये फोर्स निकल के आ गया। ये देखो F1 की वैल्यू कितनी आ गई 57.6। तो मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं ताकि ये हौज पौज जो है यहां से खत्म हो जाए। 57.6, ठीक है। चलो, ये 57.6 देखिए जरा, देखो 57.6 न्यूटन, ये भी कितना है 57.6 न्यूटन। ठीक, सॉल्व करके देख लो, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस ये बराबर है।
अभी यहां पे तो F1 की वैल्यू इतनी आ गई और F2 की वैल्यू भी इतनी आ गई। F2 नहीं बोलना चाहिए मुझे, F3 बोलना चाहिए। तो F3 की वैल्यू भी क्या आ गई, ये चेक कर लेते हैं, 57.6। नाउ अभी क्या करेंगे, ये भी न्यूटन में है। अभी क्या करेंगे कि मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना है। तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3 चेक करो। रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे भाई, 2 मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a1 b1 या ab cos 90, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक, तो यहां पे cos, क्योंकि देखो F1 इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, cos 90 वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर जो रिजल्टेंट जो निकल जाएगा ये हो जाएगा रिजल्टेंट फॉर F1 एंड F3, तो उसको मैं नाम दे दिया F13 इज इक्वल टू रूट 57.6 का होल स्क्वायर प्लस 57.6 का होल स्क्वायर। अब आप इसको एक काम करें, थोड़ा सा कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करें। मैं इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिखता हूं, करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 81.5 न्यूटन। ठीक, चलिए थोड़ा बहुत मोबाइल की हेल्प लेना, अदरवाइज आराम से बैठ के इसको सॉल्व करना। तो F13 की जो वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, F13 मतलब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट मैं निकालूं, किस किस का, इन दोनों का, ये मैं रेड वन से दिखा देता हूं। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो ये रिजल्टेंट कहां जाएगा, बीचों बीच कितना जा रहा है, 81.5 न्यूटन। अब चेक करो कि ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट और F2 सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे F2 तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो ये F2 निकालने के लिए डिस्टेंस देखो, F2 कौन सा फोर्स है, F2 ये वाला फोर्स है, ये और ये वाला चार्ज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ये है, क्योंकि डायगोनल है और डायगोनल होता है a√2, a कितना है 0.2 और √2 तो √2, तो इसलिए मैंने जो डिस्टेंस लिखी है कितनी, a√2। चलिए आगे हम इसमें बढ़ेंगे तो सब कुछ तो सेम है, वेट सब कुछ तो सेम है, बस यहां पर क्या हो जाएगा कि मुझे क्या करना है कि यहां पर वैल्यू निकालनी है F2 की, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। चलिए Q1 16 × 10⁻⁶ और ये Q2 16 × 10⁻⁶। चलिए अपॉन में a√2 का होल स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है, ये है आपके पास 0.2 और a√2, तो a√2 का होल स्क्वायर। चलिए तो यहां पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये बन जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 16 × 10⁻⁶ और ये आपके पास 16 × 10⁻⁶ अपॉन में है हमारे पास ये 0.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगा, इंटू √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 पहुंच जाएंगी। ठीक, तो यहां से 4 दूनी 8, ये कैंसिल करेंगे, ये बचेगा 2। तो यहां से F इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये बन गया आपके पास 9 2 जा 18, 18 का इंटू 16 से कर दो, तो 18 का इंटू 16 से कर दो, ऊपर कितनी जीरो है तो 9 और 2 11 और ये आपका पास -1। तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन करूं, जल्दी से कर दूंगा, 16 का इंटू, चलो वैसे ही कर लेते हैं, अब खोल लिया है कैलकुलेटर तो कर ही देते हैं, इतने में तो वैसे हो जाता मिलेगा तब तक। चलो ठीक है, नाउ 18 × 16, 18 × 16, चलिए ये 288 मतलब 28.8। तो ये जो F2 निकल के आ रहा है ये कितना आ रहा है 28.8 न्यूटन। F2 इज इक्वल टू कितना आ गया 28.8 न्यूटन। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे देखो अब मैं डायग्राम पे वापस आ जाता हूं, तो डायग्राम चेक करना, ये कुछ ऐसा बना हुआ था, ये था F1 या ये था F3, ये है F1, इन दोनों का रिजल्टेंट आया F13 और इस डायरेक्शन में F2 ऑलरेडी था। F2 की वैल्यू आ गई 28.8 और F13 की वैल्यू आ गई 57.6। इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, फाइनल जो रिजल्टेंट फोर्स होगा,
ये हो जाएगा, क्योंकि देखो इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये हो गया, और ये F13 और F2 सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, सेम। अब दिखाई दे रहा है सेम डायरेक्शन में। तो अभी क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 57.6 प्लस 28.8 न्यूटन, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा आपका 57.6 प्लस 28.8 न्यूटन, तो ये हो गया 86.4 न्यूटन, 86.4 न्यूटन। तो ये कुछ इस तरह से थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आपसे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। तो आप आराम से जब भी आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल करें तो इन सबको अच्छे तरीके से नोट वगैरह करते रहा करो। मैंने जितना हो सका है आराम से आपको समझाया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपने कोई ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो जरूर से ज्वाइन कर लें। उस पर ये जो PDF है ये आपको जो है भेज दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है अभिषेक साहू सर फिजिक्स। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 5 के साथ। लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेई और नीट के जो है पर्पज से। चलिए, तो अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा भी सपोर्ट करना चाहते हैं या आप कंट्रीब्यूट करना कुछ चाहते हैं तो बस आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है आपके लिए, तो जरूर से शेयर करें। आपका एक शेयर आपकी जो है बहुत सारी मोटिवेशन मुझे देता है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।